Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In this session और ये जो सीरीज पूरी चलने वाली है आपकी, इसमें we are going to discuss economic survey and budget, and this is the only economic survey and budget classes which are in English पूरे छत्तीसगढ़ में जो हम अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत टफ था बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में आता है एंड एवरीथिंग हैव टू बी मेड फॉर यू गाइज इन अ पैटर्न कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। These classes will be very comprehensive for any examination you are going to attempt in छत्तीसगढ़ नेक्स्ट ईयर में जो आने वाला है। तो अपन चालू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। चैप्टर वाइज वी विल डिवाइड द क्लासेस 11 चैप्टर के हिसाब से। सबसे पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग देखने वाले हैं द ओनली थिंग यू हैव टू डू, जितना मैं लिख रहा हूं उतना अपने साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे। रीजन बीइंग व्हाई आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द पीडीएफ में हमको सब देना पड़ेगा। सब देने की कोई भी मतलब नहीं है। मतलब एट द एंड आप इतने डाटा से बॉगल्ड अप हो जाओगे कि एट द एंड यू विल फील लाइक कि सारे डाटा दिमाग में घूम रहे हैं, खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी नहीं बनानी है हमने एक टॉस्ड सैलेड टाइप का काम करना है कि अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे दिख रही। टॉस्ड सैलेड जानते हो ना, अलग से दिखता है कि टमाटर है, प्याज है, खीरा है, वैसा खिचड़ी टाइप नहीं करनी है हमने। ठीक है, तो दैट इज द मेन पर्पस। I am going to take the pain to write each and everything for you guys on the board and you have to do only a single thing कि आपको वहां पे अच्छे से क्लासेस को करते हुए you have to jot down and note down the notes in a very comprehensive manner। तो चालू करते हैं आज की क्लास। We are going to start the economic survey। सबसे पहला चैप्टर 1 आज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, एंड इट इज अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड रिव्यू ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये पहला चैप्टर हर साल रहता है कि पूरी इकोनॉमी का जो आगे आने वाला पूरा इकोनॉमिक सर्वे क्या होगा उसके बारे में एक छोटा सा जिस्ट टाइप का होता है, आप समझ सकते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस क्लास, दैट इज इकोनॉमिक सिचुएशन रिव्यू। ठीक है, चलिए इस कंसेप्ट में जब इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यू हैव टू नो टू थिंग्स। एक होता है कांस्टेंट प्राइस, एक होता है आपका करंट प्राइस। इन दो चीजों के ऊपर पूरा डाटा घूमता है गोल 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 गोल। तो क्या चीजें मैंने बोली? पहला मैंने बोला कांस्टेंट प्राइस, दूसरा मैंने बोला करंट प्राइस। तो अब इसको समझना है ये दोनों चीजें हैं क्या, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ वेरी ग्रेट टाइप ऑफ रिव्यू। कांस्टेंट प्राइस को बोलोगे तो दिस रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक बेस ईयर। समझा रहा हूं, इसका मतलब है कोई भी चीज की वैल्यू को हम एक बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं और उसके बेसिस में हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। अभी क्या बेस ईयर क्या है? इट इज 2011 एंड 12। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर 2010-11 में एक फ्रूटी जो है वो 10 रुपए की आ रही थी और आज 2025-24 में जो हुआ, जो लास्ट ईयर था, उसमें वो फ्रूटी कितने की आ रही थी, अगर ये हम देखने की कोशिश करें एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट बढ़ा उसको एक्सक्लूड करते हुए अगर हम देखते हैं विदाउट द इन्फ्लेशन टेकिंग द बेस ईयर 11-12, तब हम उसको बोलोगे आप कांस्टेंट प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? मतलब कि इन्फ्लेशन को हटा दिया जाएगा और जितना भी 2011 से लेके 25 तक का बढ़ा है और उसके हिसाब से एक प्राइस निकाली जाएगी और उस प्राइस को कैलकुलेट किया जाएगा, वो होता है कांस्टेंट प्राइस। नाउ व्हाट इज करंट प्राइस देन? करंट का मतलब है ना आज की डेट में कुछ लग रहा है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों होता है बैंक में? कि डे टू डे ट्रांजेक्शन तुरंत तुरंत हो रहा है, तो ये करंट वैसे ही टाइप से करंट समझो। तो इस करंट आप बोल सकते हो प्राइस का मतलब होता है प्राइस दैट आर प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर फ्रूटी वो 10 रुपए की, जो 200 ml फ्रूटी 2011-12 में मिल रही थी और वो 20 रुपए की हो गई है आज की डेट पे, तो वो 10 रुपए का जो रेट बढ़ा इट माइट बी ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट वी हैव टू टेक द इन्फ्लेशन इन करंट प्राइस। इन्फ्लेशन को लेते हुए जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो उस टाइप का सिचुएशन को हम बोलते हैं कभी भी करंट प्राइस में। तो इट इज एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इट इज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और दोनों के दोनों किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जो मैं थोड़ा बताना चाहता था आपको।
कांस्टेंट प्राइस आपको हमेशा रियल चेंज दिखाता है। क्या दिखाता है? रियल चेंज बताता है, एक्चुअल में क्या प्राइसेस में चेंज आया। इन्फ्लेशन इज नॉट द एक्चुअल। देखो इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन आपकी जो करेंसी है वो वीक हो रही है इन सेंस, या फिर आपकी करेंसी वैल्यूड हो जा रही है ज्यादा, एप्रिशिएट हो जा रही है ज्यादा, तो उसका एक स्टेक अलग होता है। बट अगर आपकी करेंसी को रियल वैल्यू पे देखा जाए तो कितना चेंज आ रहा है वो आपको कांस्टेंट प्राइस बताता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। मैं बेसिक से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक सर्वे पार्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे पहला आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस कितना रहा। तो यहां पे आपको दो डाटा लिखने हैं। एक इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.4% रहा 24-25 में, ठीक है, एस्टिमेटेड है ये, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और छत्तीसगढ़ का रहेगा 7.51%। तो देख रहे हो इंडिया के एवरेज से हम ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये हमको दिख रहा है। अगर अब थोड़ा सा इसके ऊपर जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिव्यू देता है छत्तीसगढ़ के बारे में, उसका एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी। इसको सबको हम लोग डीप में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन का चैप्टर है। बट इस चैप्टर का जो बेसिस है उसको देख लेते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, तो एरिया की जब मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, कई बार आए हुए हैं। तो दैट इज 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा हमारा एरिया है छत्तीसगढ़ का, आपको पता होना चाहिए इतना बड़ा एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम देखें तो ये जो 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है, अगर उसको इंडिया के एरिया के हिसाब से परसेंटेज में निकालें तो दैट इज 4.1%। मतलब छत्तीसगढ़ 4.1% एरिया रखता है किसका? इंडिया का। तो ये आपको समझना है, 4.1% एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया। समझ आया एकदम क्लैरिटी से। पॉपुलेशन की बात की जाए तो देखो, पॉपुलेशन तो एक्चुअल में हमारे देश में हर 10 साल में एक सर्वे होता है। पहला सर्वे लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में एक 10 ईयरली वाला प्रोसेस चालू हुआ था, जो एक टाइम पे पूरे इंडिया में हुआ था। तो वैसे ही हम 10 साल में करते हैं। 2011 में लास्ट टाइम सर्वे हुआ था हमारा, और उसके बाद ये 2021 में होना था। बट 2020, 21, 22 वाज द ईयर ऑफ कोविड, एंड दैट टेंड्स टू द लेट हो गया आपका सर्वे, और उसकी वजह से अब तक हो नहीं पाया है। इट माइट बी कि अब फ्यूचर में 30-31 के आसपास जो होना है उसी में हो। तो अभी हमारे पास दो डाटा है। एक जो डाटा है छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया डाटा, जो आपको करेंट 24-25 का आपको डाटा देगा, और एक जो डाटा है वो एनएसएसओ का जो आपका 2011 का सर्वे था इंडिया का, उसका डाटा है। तो अगर पॉपुलेशन का देखा जाए तो 2.55 करोड़ था 2011 का डाटा जो वहां सर्वे हुआ था। और आज जो इकोनॉमिक सर्वे 1 मार्च जो आया 2025 का, उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे का डाटा देखोगे आप, तो उसमें 3.08 करोड़ आपको बताया गया है एज पर 1 मार्च 2025। अगर मैं आने वाले पूरे इकोनॉमिक सर्वे में 2025 की बात करता हूं तो वो 1 मार्च तक का डाटा रहेगा, ठीक है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज समथिंग पॉपुलेशन के हिसाब से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़। इसको बहुत डीप में फॉरेस्ट के चैप्टर में पढ़ना ही है। 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको पता होना चाहिए। एंड एज पर फॉरेस्ट कवर इंडिया में हम 4th नंबर पर स्टैंड करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। एज पर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अगर देखें, वी स्टैंड एट 4th पोजीशन। कौन से नंबर पे हम स्टैंड करते हैं? वी स्टैंड एट 4th पोजीशन। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ें, और इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर, और हम लोग एक रूरल इकोनॉमिकल स्टेट हैं। और हमारे यहाँ अगर रूरल इकोनॉमी की बात की जाए तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड द एक्टिविटीज दैट आर अलाइड विथ द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का 70% ऑफ द पॉपुलेशन वही काम करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितना परसेंट पॉपुलेशन काम करता है। ठीक है।
और इसमें भी एक डाटा ले लेते हैं। और अगर मैं 70% बोलूं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इट टेंड्स टू टोटल 40 पॉइंट, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 40.10 लाख फार्मर फैमिलीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। 40 लाख, ऐसा याद रखिएगा मोटा मोटी, 40 लाख फार्मर फैमिलीज हैं हमारे कंट्री छत्तीसगढ़ में। और उनमें से भी 80% ऑफ विच 80% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है, इस पे ऊपर टेंशन नहीं लेना है, इसको डिस्कस करेंगे फार्मिंग वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये याद रखो, एक ये डाटा पहले चैप्टर में दिया है, तो मैं भैया चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहा हूं कि कुछ भी बाद में ना बोला जाए इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट नहीं था, ठीक है। तो दैट इज द डाटा दैट इज गिवन देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस, एसआरएस होता है, उसमें ना आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जाती है। और ये डाटा जो है आपका 2018-20 और 2022, मतलब थोड़े पुराने डाटा हैं, बट ये डाटा हमेशा रेलेवेंट रहेंगे जब तक एक नया डाटा नहीं आ जाता। मोस्ट प्रोबेबली इस साल आना है, तो माइट भी दिसंबर जनवरी तक आ जाए आपके एग्जामिनेशन के पहले। अगर वो होगा तो आई विल गिव यू द अपडेटेड थिंग ऑल्सो, बट अभी जो नहीं आया, तो जैसे एग्जामिनेशन नहीं निकल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, वैसे वाला भी सिचुएशन हो सकता है। तो यू हैव टू नो दैट नाउ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट इज एसआरएस। और इसके डाटा के हिसाब से अगर मैं देखूं आपको, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, चलो। इंडिया, छत्तीसगढ़, और एक है आपका एसडीजी गोल, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहले आपका एमडीजी मिलेनियल डेवलपमेंट गोल था, फिर रियो 20 से 1992 का जो समिट हुआ, उसके बाद आपके हमारे देश में एक एजेंडा दिया गया, और उसमें था पूरे दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, 21 गोल उसमें दिए गए आप लोगों को। अब उन गोल्स को कहीं आप देखते हैं, तो उसमें से एक गोल है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करना और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना। तो अब ये क्या होता है, दोनों चीज बता रहा हूं। सबसे पहले लिखो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा एमएमआर को, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और ये डाटा आपका है 2018 2018-20 का, ठीक है, 18 से 20 के बीच का सर्वे का डाटा है। व्हाट इज मैटरनल मोर्टिलिटी रेट? व्हेन अ वुमन इज at the time when she is pregnant and while she is giving the birth, if due to some of the complication she dies, that is what is maternal mortality rate, कि बच्चा पैदा होने के टाइम पे या उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और जो मदर है उनकी डेथ हो जाए, तो उसको हम एमएमआर बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा 1 लाख वुमेन के ऊपर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है ना, आईएमआर जो है 1000 बच्चों पे होता है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो हर 1 लाख बच्चे पैदा जो होते हैं उनमें 1 लाख माएँ होंगी, मतलब तो उनमें कितने लोगों की माओ की जो मदर्स हैं उनकी डेथ हो जा रही है वाइल दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो वो है आपका, पहले आपको पता होना चाहिए, इंडिया में है 97 पर लाख, ठीक है। और वही छत्तीसगढ़ का डाटा देखें तो दैट इज 137 पर लाख, मतलब हर 1 लाख जब माएँ हैं बच्चा देते टाइम में, उसमें 137 की डेथ हो जाती है ड्यू टू सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, और या फिर हेल्थ सर्विसेज अच्छा ना मिले। ये आपका ओवरऑल आपको हेल्थ को दिखाता है, इंडिकेटर है। और वही एसडीजी गोल की बात की जाए तो उसको बिलो ले जाना है हमको 100 2030 तक, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड में बात कर रहा हूं आईएमआर, इसको भी फुल फॉर्म में लिखिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 2022 का एक डाटा है, और आईएमआर का मतलब क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो बच्चा बहुत कम टाइम तक जीता है, 1 साल के अंदर, मतलब 1 ईयर के अंदर अगर वो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी डाइज ड्यू टू सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन और ड्यू टू द लेस हेल्थ फैसिलिटीज और कुछ भी हो सकता है इशू, तो उसको हम आईएमआर बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप एक केविएट है, आपको पता होना चाहिए, ये पर लाख में था, यहाँ पे आईएमआर पर 1000 बेबीज से होता है। तो इंडिया में पर 1000 बेबीज पे 28 बेबीज 1 साल से ऊपर नहीं जी पाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वही छत्तीसगढ़ में 38 है, और ये आपको पता होना चाहिए, इसको 2030 तक एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वी हैव टू रिड्यूस इट टू बिलो 15 लेके जाना है, ठीक है। अ वेरी गुड इंडिकेटर, अगर ये चला जाता है तो काफी माएँ बचेंगी और काफी बच्चों का जान बचेगा, ठीक है। और ये हेल्थ इश्यूज जो हेल्थ है, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए मदर को, अच्छा
हेल्थ केयर, एक रेगुलर चेकअप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कहीं भी हॉस्पिटल में, तो वो सब चीजें मिलेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली हम अचीव कर जाएंगे। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब जब इसकी बात कर ही ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट, ठीक है। उस रिपोर्ट की बात करना मेरे को बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि वो डाटा है भी इकोनॉमिक सर्वे में और इससे ही रिलेटेड है, तो वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। और ये है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। और ये क्या बताता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो मदर क्या है, दो तरीके से बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे पहले घरों में हुआ करता था, दाई मितानिन ये सब लोग आते थे और एक ट्रेडिशनल वे होता था, तो एक हो गया आपका ट्रेडिशनल वे। इसका तो कोई पैमाना नहीं है कि कैसे हम डाटा निकाल पाए, बट एक तरीका होता है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे। अब ये तरीका यूज होना नहीं चाहिए कहीं भी, जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, बिकॉज दीज आर द ओल्ड वेज, और तब नहीं थी चीजें, तब देन इट वाज इनएविटेबल, यू हैव टू, बट इफ यू आर हैविंग द रिसोर्सेज, government is providing, or if you are in the reach of the hospitals, everybody should go to the institutionalized way only, क्योंकि वहां आपके हेल्थ केयर चेकअप्स हैं, दे आर हैविंग मेडिसिन, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो दे कैन गेट ओवर इट, ठीक है। तो यहां पे भी डाटा यहां पे दिया गया है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितनी महिलाएं जा रही हैं वुमेन्स फॉर द डिलीवरी, एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में मिक्स होके कितनी परसेंट जा रही हैं। तो यहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का दिया गया है आपका 70% जो डिलीवरी हो रही हैं आपकी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और 100 में से 70%, अगर 100 महिलाओं को आज की डेट में डिलीवरी हो रही है तो 70% गवर्नमेंट, 70 लोग वहां। और अगर दोनों मिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का डाटा दिया है, प्लस गवर्नमेंट, तो हर 100 में 85.7%, मतलब आज की डेट में ही 15% ट्रेडिशनल वे में डिलीवरीज हो रही होंगी, तभी तो ये डाटा मैक्सिमम है प्राइवेट और गवर्नमेंट का। तो कहीं ना कहीं 14.3% आज भी ट्रेडिशनल वे में हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये डाटा आपका करंट का डाटा है। अब इसमें ना ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट नंबर 5 है ये, जो अभी रिसेंट में आया था। अब यही मैं बात करूं ना तो आपको पुराना डाटा भी पता होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का एक डाटा था जो 2015-16 में आया था, और इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 55.9%, ये डाटा याद मत रखना, बस बता रहा हूं मैं, और इंस्टीट्यूशनलाइज में आपका दोनों मिला के जो है 70.2% में, ठीक है। तो देयर इज व्हाट यू कैन से, आप यहां देख रहे हो तो यहाँ 85% है और यहाँ आपका 70% है, वही यहाँ 70 है, यहाँ 59, तो देयर इज अ इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये भी क्वेश्चन बोल सकता है कि उल्टा बोल दे कहीं क्वेश्चन में आपको, तो ये पता होना चाहिए, यू हैव टू नो इट इन अ वेरी करेक्ट एंड अ गुड फॉर्मेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज GSDP, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। कभी भी कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। GSDP एट कांस्टेंट प्राइस, किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। तो यहां आप सबसे पहले देखेंगे एरिया एस्टिमेटेड परसेंटेज ग्रोथ 24-25 एवरेज इन लास्ट 13 years, दैट इज 2012-13 से 2024-25 तक का, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे जो डाटा मैं बता रहा हूँ उतना ही करना, कहीं मत भागो 50 जगह डाटा में, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पढ़ के डाटा निकाला है और इतना ही करना आप लोग, ठीक है। फार्मिंग में क्या है, एस्टिमेटेड परसेंटेज ग्रोथ जो था आपका 24-25 में है, वो है 5.38%, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये सब। और ये एवरेज कितना रहा लास्ट 13 ईयर में, तो 5.39%। एक और डाटा यहाँ लिख लो, बस एक डाटा अगर पूछ दे तो यहाँ पे एक डाटा और इसके साथ में लिख लो, दैट इज कि मैक्सिमम, नोट करके सब लिख सकते हो, नोट है इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इन 2022-23 में
8.83%। ये क्या करंट ईयर का पता होना चाहिए आपको एवरेज, और एक मैक्सिमम पिछले 5-7 साल में कब रहा, तो आपको 23-22 में 8.83% का ग्रोथ रेट रहा था आपका फार्मिंग में, आपको ये पता होना चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अब फार्मिंग की जब बात कर ही लिए हम लोगों ने, तो हम इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री को क्यों छोड़े हम लोग। तो इंडस्ट्री में 6.92% का ग्रोथ एस्टिमेट है। एवरेज कहीं 13 ईयर्स का निकाला जाए, ये डाटा दिया है इसलिए मैं भी 13 ईयर्स लिख रहा हूँ, मेरे को शौक नहीं है 13 ईयर्स का बताने का। 5.97% है। और आपको देखा जाए तो मैक्सिमम कब था, तो मैक्सिमम वाज इन 21-22, दैट वाज 5.35%। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बट अगर ये 2024 तक पूरा पूछेगा, यहां तक का डाटा पूछेगा, तो मैक्सिमम इस साल का है। अगर पिछले टाइम में देखा जाए तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा डाटा आपका यहाँ का था। अगर ऐसा लिख देगा कि एस्टिमेटेड परसेंटेज ग्रोथ रेट इन द लास्ट 5 ईयर्स टिल 1 मार्च 2025 में कौन से साल का था, तो वो था आपका 24-25 का 6.92%। अगर वैसा फार्मिंग में पूछेगा तो फिर 22-23 का रहेगा, बट इंडस्ट्रीज में इसका रहेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूछता है कि 25 के पहले, तब आपको पता होना चाहिए 21-22 का था इसमें इंडस्ट्रीज में। और एक आपका है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में क्या है, तो 8.54% का ग्रोथ रेट देखा गया, एंड 6.0% का आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट था, मैक्सिमम सॉरी एवरेज था। मैक्सिमम वाज इन 2022-23, 11.31% का ग्रोथ रेट देखा गया था। कितना, 11.31% का ग्रोथ रेट था उस साल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीन पे है। चलो, ओवर ऑल जीडीपी या जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 के हिसाब से। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर, मैं जीएसडीपी की बात करूंगा, तो यहां अगर देखोगे तो ईयर लिख लो, इसके नीचे जीएसडीपी लिख लो, 2019-20, तो यहाँ था 2.85%। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा 2020-21, तो यहाँ माइनस में था 0.41, कोविड का ईयर था ये, जीएसडीपी उतना तेजी से नहीं बढ़ा। 21-22 के टाइम पे आपका 6.31% था। 22-23 के टाइम पे आपका 7.03% था। 23-24 के टाइम पर 7.31% था। और 24-25 के टाइम जो रिसेंट है 7.51% है आपका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 इज डन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर 2 इन द नेक्स्ट क्लास। एक एक क्लास में एक एक चैप्टर करने की कोशिश करते हैं, भागते हुए नहीं करते हैं, डाटा काफी सारे हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, तो जब जब ये क्लासेस आ रही हैं एकदम तुरंत उसी दिन देख के इसका नोट्स बना लो भाई। ठीक है, क्योंकि आप 3-4 रिवीजन कर पाए उसका। हैंड रिटन नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई स्क्रीनशॉट और कुछ भी चीजें नहीं चलनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद द सेकंड चैप्टर, दैट विल बी द पॉपुलेशन चैप्टर। टिल देन इफ यू नीड एनीथिंग हेल्प, आप टेलीग्राम के चैनल पे आप कमेंट करके या फिर मेरे को पर्सनल डीएम करके भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी रिलेटेड टू इशू रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन आ रहा हो तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लासेस। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहेंगे, वन डे एट अ टाइम एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है उसको भी आप लोग देखिए, टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस होता है कहीं भी टेस्ट सीरीज लेना, और उसके डिस्कशन वीडियोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको भी देखिए आप सब लोग। ठीक है, तो चलो मिलते हैं गाइस फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।